हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम पॉलिटी की 500 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ? ओबीसी आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन है 1993, 1995, 1992 या फिर 2003। हमारा ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1993। 1993 में ओबीसी आयोग गठित होता है, जो कि इसके तहत ही एनसीबीसी की स्थापना होती है। एनसीबीसी जो कि ओबीसी यानी कि देखरेख के लिए गठित किया जाता है। वर्तमान में ओबीसी के तहत 27% आरक्षण प्राप्त है। इसके तहत जितनी भी कास्ट आती हैं उनको 27% का आरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं भगवान लाल साहनी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं ओबीसी आयोग के। और ओबीसी आयोग के तहत 27% की छूट मिली है। और यहाँ पे 1993 में इस आयोग की जो है संरचना गठित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 15 के खिलाफ एससी एसटी ओबीसी के विकास के लिए सरकार को विशेष प्रावधान यानी शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 25 अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 29। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए। अल्पसंख्यक वर्ग अथवा ओबीसी के अंतर्गत जो भी जातियां आती हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 29 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ही व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। यह मौलिक अधिकारों में आता है, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 अनुच्छेद के तहत ही दी गई है। बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 यह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ? 1993 में। और इसके तहत ही एनसीबीसी की स्थापना हुई, जो कि ओबीसी की देखरेख के लिए बनाया गया था। ओबीसी के लिए बनाया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नजमा हिपतुल्ला या फिर पीएल पूनिया या फिर न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार या फिर भगवान लाल साहनी? तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान लाल साहनी ओबीसी यानी एनसीबीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसकी संरचना गठित हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयोग के अन्य वर्ग के लिए कितने सदस्य हैं? यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कितने सदस्य नियुक्त किए गए हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4, 6, 3 या फिर 8। तो ओबीसी वर्ग के लिए 4 सदस्य नामित किए गए हैं, 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 नियुक्त किए गए हैं। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को संविधान संशोधन 102 के तहत जो है वर्ष 2018 में, पिछले 2 साल के पीछे, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी एनसीबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ओबीसी से संबंध रखता है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण के लाभों को तय करने के लिए भारत में क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा क्या है? यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत कितनी आय होनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा है 6 लाख रुपए।
6 लाख रुपए इनकम है तो आप क्रीमी लेयर के लिए आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। लोकसभा के लिए हमारे उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए और 30 वर्ष उम्र चाहिए राज्यसभा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शर्त के तहत संसद का सदस्य अपनी सदस्यता खो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है यदि वह राज्य सरकार के संघ के अधीन लाभ पद पर हो, यानी वह व्यक्ति यदि संसद में रहते हुए राज्य सरकार के तहत किसी संवैधानिक पद पर है तो उसे जो है अपना पद खोना पड़ सकता है, यह सत्य है। यदि वह एक अदालत द्वारा बिना दिमाग के घोषित कर दिया गया हो, यानी वह पागल घोषित कर दिया गया हो या कि अन्य कारणों से उसे जो है पागल घोषित कर दिया गया हो किसी कारण से, तो वह भी जो है अपनी सदस्यता गंवा सकता है। नेक्स्ट है यदि वह दिवालिया है, तो यदि वह दिवालिया हो गया है तो वह भी अपनी सदस्यता खो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी कारण हैं जिनके कारण एक संसद की सदस्यता जा सकती है। सभी आंसर सही हैं, सभी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की अवधि के लिए कौन सा लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन है 101 अनुच्छेद, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 65। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 संसद की अवधि की बात करता है, संसद की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 83। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद और है जो कि मैक्सिमम परीक्षा में पूछा जाता है, वह है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 यह राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्षमादान दे सकता है। क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 प्रदान करता है। क्षमादान, तो अनुच्छेद 72 क्षमादान से संबंधित है राष्ट्रपति से। यहाँ पे राइट आंसर था फिलहाल अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो भारत का जो केंद्रीय बजट है वह किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 180 या फिर 212 में उल्लिखित है। तो केंद्रीय बजट की बात कही जा रही है यहाँ पे। भारत का जो केंद्रीय बजट है वह अनुच्छेद 112 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे 112 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। केंद्रीय वित्त संबंधी जो भी उल्लेख है वह अनुच्छेद 112 से लेकर 117 के मध्य देखने को मिलेंगे आपको। फिलहाल जो उल्लेख किया गया है केंद्रीय बजट का वह अनुच्छेद 112 के तहत देखने को मिलता है। जो यह हमारा केंद्रीय बजट है यह पेश कब होता है, तो यह प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के पहले कार्य दिवस यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अभी हाल ही में जो भारत का बजट पेश होने वाला है वह भी 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे केंद्रीय बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में मिलता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर.के. शरणमुखम शेट्टी या फिर मोरारजी देसाई। राइट आंसर कौन सा होगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आर.के. शरणमुखम शेट्टी। आर.के. शरणमुखम शेट्टी थे, यह जो है स्वतंत्र भारत का पहला जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे आर.के. शरणमुखम शेट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो आर.के. शरणमुखम शेट्टी थे इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। 1947 तब तक भारत का गणतंत्र लागू नहीं हुआ था, यानी भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू होने के पश्चात जो जॉन मथाई हैं ये
सबसे पहले वित्त मंत्री हुए जिन्होंने संविधान लागू होने के पश्चात वित्त बजट जो है प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नागरिकों के लिए आयकर सीमा की छूट कितनी है? ऑप्शन है 2,20,000, 2,50,000, 2 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे सामान्य नागरिकों के लिए जो 2020 का बजट पेश किया गया था उसके तहत जो है यहाँ पे 2.5 लाख तक की छूट दी गई है। यानी सामान्य नागरिक, एक 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति 2.5 लाख रुपए आराम से लेकर रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो समय छूट सीमा है वह सामान्य व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख है, वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए यानी 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 60 से 80 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को यहाँ पे छूट दी गई है 3 लाख रुपए। उसके पश्चात जो है अति विशिष्ट जो व्यक्ति होते हैं यानी 80 वर्ष के से ऊपर वाले व्यक्ति, उनको छूट दी गई है 5 लाख रुपए तक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सामान्य नागरिक हैं उनको 2.5 लाख, सामान्य से अधिक यानी 60 से 80 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं तो उनको 3 लाख रुपए की छूट है, और 80 वर्ष की आयु से अधिक हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की आयकर छूट प्रदान की गई है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख रुपए सामान्य नागरिकों के लिए छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली एकमात्र महिला कौन है इन ऑप्शंस में? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की वित्त मंत्री का पद संभालने वाली ये जो है एकमात्र महिला इस ऑप्शन में से हैं इंदिरा गांधी। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए वित्त मंत्री का पद भी संभाला था, तो दोनों पद इन्होंने संभाला था। फिलहाल जो भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं वो सीता निर्मला रमण हैं। सीता निर्मला रमण जो है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है फिलहाल, ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनमें से कौन ऐसे हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने केंद्रीय बजट नहीं पेश किया है? सो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुद नहीं पेश किया कभी केंद्रीय बजट। इन्होंने कभी खुद केंद्रीय बजट नहीं पेश किया है। इन सभी प्रधानमंत्रियों ने एक बार जो है अपने द्वारा प्रस्तुत जरूर किया है। और यहाँ पे जो मोरारजी देसाई नाम निकल के आता है, मोरारजी देसाई जो नाम निकल के आ रहा है, यह ऐसे वित्त मंत्री हुए भारत के जिन्होंने सर्वाधिक बार वित्त प्रस्तुत किया है। वित्त यानी केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। और एक बार भी बजट न पेश करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने IRDA की स्थापना की सिफारिश की थी? IRDA क्या होता है? तो यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण होता है। यानी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे LIC पॉलिसी हो गई या कि लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनकी देखरेख के लिए IRDA जो है गठित है। IRDA की स्थापना एक्ट 1999 के तहत सब क्लॉज 4 में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं IRDA के? तो IRDA के हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद में IRDA के हेडक्वार्टर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1999 में कि इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल देखते हैं IRD की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो IRD की स्थापना की गई थी यहाँ पे RN मल्होत्रा समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है। RN मल्होत्रा समिति जो है इनकी सिफारिश पे की गई थी IRDA की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IRDA जो है
गठित हुआ था 1999 में, और हाल ही में इसमें एक डेवलपमेंट हुई है। IRDA ने कहा है कि अब लाइफ इंश्योरेंस की जगह साइबर इंश्योरेंस भी प्रस्तुत किया जाए बीमा कंपनियों के द्वारा। साइबर इंश्योरेंस प्रस्तुत करने की मांग की गई है IARD के द्वारा। साइबर अपराध को देखते हुए साइबर इंश्योरेंस भी प्रदान करने की बात कही गई है IARD के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ बीमा क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 13% है, 9% है, 10% है, या फिर 7% है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7% है यहाँ पे घरेलू उत्पाद जो है 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो इसको अभी हमने डिस्कस किया। IRDA की स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में एक्ट आता है, एक्ट 1999 का एक्ट आता है। इसका उल्लेख मिलता है एक्ट 1999 के भाग 4 में। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है आपको वो देखने को मिलेगा हैदराबाद में। IRDA का हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स है। और इसके जो अभी IRDA के हैं अध्यक्ष, वो कौन है? तो IRDA के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्रा हैं IRDA के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्रा IRDA के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है, अथवा यह 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में IRDA के प्रमुख कौन हैं? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया IRDA के प्रमुख कौन हैं। तो सुभाष चंद्र हैं IRDA के प्रमुख। IRDA क्या काम करता है? तो IRDA जो है भारत में जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सभी पर देखरेख रखता है, यानी इंश्योरेंस पर देखरेख करने की जिम्मेदारी है IRDA की। ये थे क्वेश्चन आज के। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बजट के बारे में। बजट का क्या इतिहास रहा, भारत में सबसे पहले बजट कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में भारत में बजट प्रस्तुत हुआ था वह हुआ था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1860 को देखने को मिलता है कि भारत का पहला बजट पेश किया जाता है। उस समय वित्त मंत्री के रूप में जेम्स विल्सन हुआ करते थे। जेम्स विल्सन द्वारा जो है पहला बजट ब्रिटिश काल में 1860 ईस्वी में पेश किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट प्रस्तुत किया जाता है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया जाता है। और यह बजट प्रस्तुत किया जाता है RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद यह भी संविधान लागू नहीं हुआ है 1947 में। बात आती है 1950 की। तो 28 फरवरी 1950 को भारत का बजट प्रस्तुत होता है। जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत होता है वह जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 1950 में। 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे अधिक बार जो बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है अब तक वह है मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। तो भारत में यह बजट जो प्रस्तुत हुआ है अब तक उसका ये रिकॉर्ड रहा। और 2021 में जो बजट प्रस्तुत होना है यह पहला ऐसा बजट होगा जो कि पेपरलेस होगा, यानी सबको एक डिजिटल फॉर्म में डाटा प्रस्तुत कर दिया जाएगा उनके ईमेल पे, और वहाँ से यह डाटा वित्त बजट का प्रस्तुत होगा 2021 का। तो पहला पेपरलेस बजट होगा 2021 का। आइए देखते हैं एक बार फिर से। तो 7 अप्रैल 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटिश काल में जेम्स विल्सन के द्वारा। और आज़ादी के पश्चात 26 नवंबर 1947 को RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रथम स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं 28 फरवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो जाता है तब
जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत गणतंत्र भारत का बजट। और सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने अधिकतम 10 बार बजट प्रस्तुत किया है अब तक। और सबसे प्रमुख चीज़ है 2021 का जो बजट प्रस्तुत होगा वह पहला पेपरलेस बजट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण